नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज की कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है, यह कहानी है एक पूरे सिस्टम के सड़ जाने की। एक ऐसा सिस्टम जो डॉक्टर तो बना रहा है लेकिन भरोसा नहीं। आप एक मरीज हैं, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं विश्वास के साथ कि वो जानता है कि क्या करना है, लेकिन आपको क्या पता वो डॉक्टर एक ऐसे कॉलेज से पढ़कर आया है जहां ना फैकल्टी थी, ना मरीज और ना उपकरण और ना ही इरादा। और उस कॉलेज को मान्यता मिल गई कैसे? रिश्वत से, सिफारिश से और एक ऐसी मिली भगत से जो देश के मेडिकल तंत्र को अंदर से खोखला कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने हाल ही में एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश किया है जो भारत की मेडिकल शिक्षा प्रणाली को शर्मसार करता है। इस रैकेट में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अधिकारी, निजी मेडिकल कॉलेजों के ट्रस्टी और बिचौलिए शामिल थे। देश भर में फैले इस नेटवर्क ने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की थी जहां कॉलेजों को फर्जी फैकल्टी, नकली मरीज और छेड़छाड़ किए गए बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर फेवरेबल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स दिलाई जाती थी। अब आप सोचिए, जिस मेडिकल कॉलेज में असल में पढ़ाने वाला कोई डॉक्टर ही नहीं है, वहां से निकला छात्र एक दिन आपकी सर्जरी करेगा, तो क्या आप भरोसा कर पाएंगे? एक सवाल उठता है कि ये खेल इतने बड़े स्तर पर चल कैसे रहा था। चलिए समझते हैं इस रैकेट का मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका क्या था। इसकी सबसे पहली कड़ी थी फर्जी दाखिले। नीट यूजी और नीट पीजी जैसी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में कम मेरिट वाले छात्रों को 50 लाख से 1 करोड़ तक लेकर सीधे दाखिले दिए जा रहे थे। इन छात्रों के लिए फेक नीट स्कोर कार्ड्स बनाए जाते थे, नकली जाति प्रमाण पत्र, झूठे आय प्रमाण पत्र तैयार किए जाते थे ताकि उन्हें आरक्षण और स्कॉलरशिप का भी अनुचित लाभ मिल सके। और दूसरा तरीका था घटिया कॉलेजों का जाल। जिन संस्थानों में ये दाखिले हो रहे थे उनकी स्थिति बेहद दयनीय थी। ना कोई योग्य फैकल्टी, ना बुनियादी लैब्स, ना ही कार्यरत टीचिंग हॉस्पिटल। सोचिए, अगर किसी कॉलेज में मरीज ही नहीं आ रहे हैं तो वहां पढ़ने वाला छात्र सीखेगा किससे? डॉक्टर बनना सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, असल में मरीज से मिलने और उसके इलाज से सीखने की प्रक्रिया है। और जब वही अनुभव ही नकली हो तो डॉक्टर नहीं, डेंजर विद डिग्री तैयार होता है। तीसरी कड़ी थी फर्जी निरीक्षण। हर मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से समय समय पर निरीक्षण कराना होता है, लेकिन यहां अधिकारियों को पहले ही रिश्वत देकर रिहर्सल का मौका दिया जा रहा था। डमी फैकल्टी को बुलाया जाता, नकली मरीज तैयार किए जाते और बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीनों से छेड़छाड़ करके यह दिखाया जाता कि संस्थान में सब कुछ मानक के अनुरूप है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में संजय दत्त एक नकली अस्पताल तैयार करते हैं, नकली मरीज बुलाते हैं, खुद एक नकली डॉक्टर होते और अपने पिताजी को दिखाते हैं कि सब कुछ असली है। चौथा और सबसे खतरनाक तरीका, सरकार के भीतर के लोग। सरकार ने जिन मंत्रालयों को इस पूरे कार्य की जिम्मेदारी दी थी वही कहीं ना कहीं इसमें लिप्त थे। स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के कुछ अधिकारी इस घोटाले की रीढ़ की हड्डी थे। उन्होंने इंस्पेक्शन शेड्यूल्स, इंटरनल नोट्स और कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज सिर्फ कॉलेज प्रतिनिधियों को सीधे सीधे लीक ही नहीं किए बल्कि उनकी मदद भी की और इसके बदले में मोटी रकम ली गई। कई मामलों में कॉलेज को एनओसी दे दी गई, उनकी सीटें बढ़ा दी गई और इंस्पेक्शन जानबूझकर टाल दिए गए ताकि कॉलेज को तैयारी का समय मिले और सब कुछ सही ऐसा दिखाई दे। अब आप सोचिए, जब खुद मंत्रालय के अफसर इस रैकेट में शामिल हों, जब निगरानी करने वाली संस्था ही सेटिंग का हिस्सा हो, तो कौन बचा है इस गिरावट से? अब आते हैं इस पूरे रैकेट के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक चेहरे पर, एक तथाकथित धर्मगुरु। खबरों के हवाले से रावतपुरा सरकार नाम से पहचान रखने वाले एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन इस घोटाले में एक सेंट्रल ब्रोकर के रूप में सामने आए हैं। उनका आश्रम जो बाहर से धर्म और सेवा का प्रतीक लगता था, अंदर से एक मीटिंग हब था जहां कॉलेज मालिक, मंत्रालय से जुड़े लोग और बिचौलिए चुपचाप करोड़ों के सौदेबाजी करते थे। सीबीआई के अनुसार इस आश्रम में ब्लैक मनी जमा होती थी। इसी आश्रम में रिश्वत को धार्मिक दान की शक्ल दी जाती थी
और यहीं तय होता था कि किस कॉलेज को कैसे और कितनी जल्दी मान्यता मिलेगी। आप जानकर हैरान होंगे कि यह घोटाला कितना बड़ा है। अनुमान है कि यह घोटाला 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। अब तक 300 करोड़ से अधिक की नकदी और सोना जब्त किया जा चुका है। साथ ही कई बेनामी संपत्तियां, 50 से अधिक लग्जरी गाड़ियां और विदेशों में किए गए संदिग्ध ट्रांजैक्शंस भी सामने आए हैं। यह कोई स्थानीय स्कैम नहीं था, यह एक राष्ट्रीय शर्म थी जो पूरी सरकारी मशीनरी को झकझोर देने वाली है। तो अब सवाल उठता है कि सरकार ने सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद क्या किया। सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तीनों इस घोटाले की तह तक जा रहे हैं। 30 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एनएमसी ने कुछ निरीक्षकों को ब्लैकलिस्ट किया है और कुछ कॉलेजों की सीट नवीनीकरण की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब काफी है? क्या हम एक ऐसे सिस्टम से संतुष्ट हो सकते हैं जो पहले गलती करे और फिर माफी मांगे, या हमें उस पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए जो पहले से मौजूद हो? क्या यह घोटाला सिर्फ एक सेक्टर को नहीं, पूरे समाज को नहीं संक्रमित कर रहा है? अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स का सिस्टम में आना, चिकित्सा की गुणवत्ता को गिराना, मरीजों की सुरक्षा से समझौता करना, यह सब उस समाज का प्रतिबिंब है जो भ्रष्टाचार से समझौता कर बैठा है। अब सवाल पूछने का वक्त है, क्या हमारी मेडिकल शिक्षा की डिग्री अब केवल एक कागज बन गई है? क्या पैसा दो और डॉक्टर बनो ही अब देश का नया नारा है? क्या हम आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को ऐसे ही सौंप देंगे, बिना जांच, बिना प्रमाण और बिना किसी डर के? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सिर्फ वीडियो और खबरें देखकर दुखी होंगे या सड़कों पर, अदालतों में और चुनावों में जवाबदेही की मांग करेंगे? क्या हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां डॉक्टर की डिग्री सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी हो, जहां मेडिकल इंस्टीट्यूट सिर्फ एक इमारत नहीं, भरोसे का प्रतीक हो, जहां पद, प्रतिष्ठा और पैसा योग्यता से कहीं पीछे खड़े हों? इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ साझा कीजिए। क्या पता शायद हम लोगों की सो चुकी आत्मा और चेतना को जगा सकें। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट with Parvesh Pamil, only on Rapid Leaks YouTube channel.